हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम अर्थात जो टीपीए है, इससे संबंधित जितने एमसीक्यूज हैं महत्वपूर्ण हैं और कई बार वो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सभी जो प्रश्न हैं उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको जो है पूरी जो रेलेवेंट केस लॉ हैं उनसे कोरिलेट करते हुए ये सब जो है वीडियो को हम इसमें इंक्लूड करें। और यह जो वीडियो है आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आप इस हमारी ये वीडियो जो कई पार्ट में होगा तो आप इसके प्रत्येक पार्ट को जो है अगर 2-3 बार देखेंगे तो इससे संबंधित जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो इस प्रकार के ऐसे अधिनियम हैं कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा कंठस्थ न रहे, बहुत ज़्यादा याद न रहे तो वो उसमें जो है गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि शुरुआत से धारा 1 से लेके हम क्रम से आगे बढ़ें और लास्ट में जो है ताकि हम सारे प्रश्नों को एक उसके क्रम वाइज सेक्शन वाइज जो है उसको कवर करें। तो आप इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जो भी स्टडी है, जो स्टडी मटेरियल है उसको प्राप्त करते रहिए। तो आइए देखते हैं कि इस अधिनियम से किस प्रकार के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और किस प्रकार के एमसीक्यूज जो है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यह कब से लागू हुआ है? तो धारा 1 में जहाँ पे संक्षिप्त नाम बताया गया है तो उसका यह बताया गया है कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम होगा वह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 होगा। यह इसका संक्षिप्त नाम है और इसका जो प्रारंभ है यह जुलाई के प्रथम दिन अर्थात 1 जुलाई 1882 से यह जो है प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 किस विधि के नियमों को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा? तो अध्याय 2 जो है इस अधिनियम का जो कि धारा 5 से लेकर धारा 53A तक में जो है यह विस्तृत है अध्याय 2। तो अध्याय 2 जो है यह मुस्लिम विधि के जो प्रावधान है उस पर यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है? तो संपत्ति अंतरण की जो परिभाषा है वह जो है धारा 5 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्याधिकार अर्थात जो कॉपीराइट है यह भी आता है। और कारण है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम पेटेंट सहित सभी प्रकार की संपत्ति पर विचार करता है। तो इसमें जो है कथन तो सही है कि संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें कॉपीराइट या प्रतिलिप्याधिकार भी शामिल होता है, लेकिन जो कारण है इसका कारण गलत है क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है यह पेटेंट या अन्य प्रकार की संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको अचल संपत्ति के रूप में न्यायालय ने मान्यता नहीं दी है? तो न्यायालय के द्वारा यहाँ पे जो मान्यता दी गई है कि कौन सी अचल संपत्ति या अस्थावर संपत्ति है, किसमें से रास्ता या मार्ग का अधिकार यह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। अस्थावर संपत्ति से भाटक वसूलने का अधिकार भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पूजा या आराधना का अधिकार यह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। और मछली पकड़ने का अधिकार भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो संपत्तियां हैं जिन्हें अचल संपत्ति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो इसमें है मार्ग का अधिकार, यह अचल संपत्ति है। और अचल संपत्ति से किराया या भाटक वसूलने का अधिकार है। भूमि पर से लगने वाले जो मेले हैं, मेले से जो लगान वगैरह है या मेले से जो कर वसूला जाता है यह भी अचल संपत्ति है। नौका घाट का जो अधिकार है, बाजार से या हाट से दे जो टैक्स है रकम वसूलने का अधिकार भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। और मंदिर के पुजारी का जो आनुवांशिक पद होता है यह भी एक अचल संपत्ति के अंतर्गत ही आता है। और मृत पति के अचल संपत्ति की आय में एक हिंदू विधवा का जो जीवन हित होता है वह भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। मछली पकड़ने का अधिकार, भूमि का पट्टा, पेड़ से लाख इकट्ठा करने का अधिकार, कारखाना, आनुवांशिक भत्ते, रोशनी का अधिकार और एक दूसरे की भूमि पर चराई का अधिकार,
तेंदूपत्ता इकट्ठा करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, सूखा चार का अधिकार, साख और इसके अलावा बंधक के मोचन का अधिकार। तो ये जो सारे अधिकार हैं यह अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट है स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ नहीं आता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अचल संपत्ति के अंतर्गत जो खड़ा काष्ठ है, उगती फसलें हैं और घास हैं, ये जो है तीन चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। और इसका जो प्रावधान है, जो परिभाषा खंड है, निर्वचन खंड जिसे कहा जाता है, धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। तो खड़ा काष्ठ है यह जो है, और उगती फसलें और घास यह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती, जैसा कि धारा 3 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। इसके अलावा भूमि है, भवन है और ऐसी मशीनरी है जो कि ज़मीन से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है, तो यह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन जैसे ही इस मशीनरी को ज़मीन से अलग किया जाता है, अर्थात भूबद्ध है अगर, तो उसको जैसे ही भूमि से अलग किया जाता है तो वह चल संपत्ति हो जाती है, तब वह अचल संपत्ति नहीं रह जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थावर संपत्ति के अंतर्गत शामिल है? तो स्थावर संपत्ति अर्थात अचल संपत्ति के अंतर्गत यहाँ पे भूमि में मूलित पेड़ और झाड़ियाँ यह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा उगती फसलें, घास और खड़ा काष्ठ, तो ये जो तीनों हैं यह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि धारा 3 के अंतर्गत यह जो परिभाषा खंड में बता दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है? तो यहाँ पर अचल संपत्ति जो है इसमें से तेंदूपत्ता एकत्र करने का अधिकार यह अचल संपत्ति के अंतर्गत आती है, जैसा कि अभी हमने पूरा जो है डिटेल इसका देखा है। और मछली पकड़ने का अधिकार भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन आराधना या पूजा करने का जो अधिकार है यह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। और इसी प्रकार का एक निर्णय दिया गया था ईशान चौधरी बनाम, ईशान चौधरी का केस है, बनाम मनमोहिनी दासी, मनमोहिनी का केस है। तो इस केस में जो है न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। और इसी में एक केस और है जयदेव बनाम जगदेव बनाम रामशरण का। तो इन केसों में जो है न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो पूजा या आराधना का जो अधिकार है यह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अनियोज्य दावा, क्योंकि अनियोज्य दावा से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। और बहुत ज़्यादा मेंस में जब आप लिखते हैं तो वहाँ भी ये समझ नहीं आता कई बार कि अनियोज्य दावा आखिर हम किसे कहेंगे। जो समझ चुके हैं तो वो तो सही है, लेकिन जो नए लोग हैं, कई बार जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके बात भी यह समझ नहीं आती है कि अनियोज्य दावा क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन सी बातें इसमें शामिल नहीं हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में देखेंगे तो अनियोज्य दावा से तात्पर्य है, दो बातें इसमें आती हैं कि अप्रतिभूत ऋण, अप्रतिभूत मतलब अगारंटेड ऋण। जैसे एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, तो ए जो है बी से कर्ज लेते हैं 1000 रुपये का, और बी ने इनको ए को 1000 रुपये कर्ज दे दिया है। और इसके 1000 का जो कर्ज है इसके बदले में ए ने बी को कुछ नहीं दिया है, कोई संपत्ति इन्हें नहीं दिया है। तो यह जो है अनसिक्योर्ड है या अनगारंटेड है, तो यह जो है अनियोज्य दावा कहा जाएगा। अगर बी जो है ए से अपना यह दावा करते हैं कि आप हमारा जो कर्ज है उसको वापस कीजिए, तो यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आता है। लेकिन जब जो है यह जो कर्ज है, ये जो है अपनी कोई भूमि खंड है, तो एक भूमि के बदले जो है अगर ये कर्ज लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये सिक्योर्ड डेब्ट हो गया बी के लिए, क्योंकि बी ने अपना जो यह कर्ज दिया है इसके बदले में ए की इस भूमि को अपने पास रखा है। तो यह जो है अप्रतिभूत जो है नहीं रह गया, अब यह प्रतिभूत हो गया, क्योंकि प्रतिभूत के रूप में यह भूमि इनके पास रखी है। तो यह जो है अनियोज्य दावा नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन है कि किसी संपत्ति में कोई लाभप्रद हित जो दावेदार के कब्जे में न हो, तो ऐसा ऋण जो है वर्तमान में हो सकता है, प्रोद्भवमान हो सकता है, सशर्त हो सकता है या समाश्रित हो सकता है। तो अगर ये दो बातें अगर जो है पूरी होती हैं, ये दोनों शर्तें, तो ऐसी जो ऋण होगा या ऐसा जो दावा होगा वह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएगा।
तो आगे हम देखते हैं कि अप्रतिभूत ऋण से तात्पर्य एक ऐसे ऋण से है जिसके पीछे कोई प्रतिभूति नहीं है। तो जैसा अभी हमने बताया कि अगर ए ने बी से जो है रुपए उधार लिए और उसके उधारी के एवज में कोई संपत्ति नहीं दिया है, तो यह जो है अप्रतिभूत हो गया, तो इसे ही अनियोज्य दावा के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन जब ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति कोई प्रतिभूत के रूप में दे दी जाती है, जैसा कि ए ने बी को अपनी भूमि दे दी थी और उस भूमि को दे करके उससे 1000 रुपये प्राप्त करता है, तो उसे जो है प्रतिभूत ऋण कहा जाएगा। तो ये जो प्रतिभूत ऋण होगा वह अनियोज्य दावा नहीं कहलाएगा। और इसमें जब संपत्ति, जैसे फिर से देखते हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ने बी से 1000 रुपये उधार लिए और बी जो है इसके एवज में ए से कुछ नहीं लेता है और सीधा अपना रुपया उधार दे देता है, तो यहाँ पर यह अप्रतिभूत ऋण होगा, इसे अनियोज्य दावा के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन अगर ए है, ए कोई एक अपना भूमि है, भूमि को बी को देता है और इस भूमि के बदले में उससे उधार लेता है, तो यह प्रतिभूत ऋण हो गया और यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं। ए जो है इस जो अपनी संपत्ति रखता है बी के पास, जिसके एवज में वह उससे कर्ज लेता है, अगर यह जो है ये जो संपत्ति है यह चल संपत्ति है, तो इस जो व्यवहार है, ये जो ट्रांजैक्शन है पूरा, इसको जो है गिरवी कहा जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है अपनी कार इसको इसके पास रख के इससे पैसे उधार लेता है तो यह गिरवी कहलाएगा। और अगर अचल संपत्ति है अर्थात भूमि है और इसको बी को दे करके उससे पैसे प्राप्त करता है तो उसे बंधक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो पूरा जो ट्रांजैक्शन होगा इसको ये नाम दिया जाएगा गिरवी या बंधक। और अगर यह जो है यह बीच वाली संपत्ति जो कि गिरवी या बंधक के रूप में नहीं दी जा रही है और सीधे उससे पैसा लिया जा रहा है, तो यह अनसिक्योर्ड डेप्ट होगा, अर्थात यह अप्रतिभूत ऋण होगा और इसी को ही अनियोज्य दावा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब जो संपत्ति वहाँ पर बंधक के रूप में या गिरवी के रूप में रखी जाती है वह जो है वर्तमान हो सकती है, प्रोद्भवमान हो सकती है, सशर्त या समाश्रित हो सकती है। तो वर्तमान से तात्पर्य है कि ऋण से तात्पर्य, वर्तमान ऋण से तात्पर्य ऐसा ऋण है जो कि वर्तमान में है और उसे तत्काल में दे है, अर्थात उसके सामने उपस्थित है कि हम आपको ये धन दे रहे हैं, इसके एवज में आप हमें 1000 रुपये दीजिए। और प्रोद्भवमान से तात्पर्य है कि वह ऐसा ऋण है जो कि वर्तमान है परंतु अर्जित हो रहा है या भविष्य में दे है, अर्थात इस प्रकार की कोई चीज़ है जिससे कि जैसे कोई संपत्ति उसको गिरवी के रूप में रखा है, लेकिन यह इस प्रकार की है कि इससे वृद्धि भी हो रही है, अर्थात इससे इनकम भी हो रही है और इसे जो है यह बी को दे करके उससे धन उधार लेता है। और तीसरी जो कंडीशन है, ये जो संपत्ति है जो रखी जाती है गिरवी के रूप में, वह सशर्त या समाश्रित के रूप में भी हो सकती है। अब इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं कि ए ने बी से 10,000 रुपये कर्ज लिया और बी का क से रुपये प्राप्त करने का दावा एक अनियोज्य दावा है। तो वही हमने देखा कि कर्ज लिया क्यों और उसको एवज में कुछ नहीं देता है, तो यह अनियोज्य दावा हो गया क्योंकि यह एक अप्रतिभूत ऋण है, अर्थात इसके गारंटी के रूप में कोई संपत्ति जो है नहीं रखी गई है। लेकिन जब का जो है ऋण के बदले अपनी 1 एकड़ ज़मीन जो है उसको प्रतिभूत के रूप में देता है बी को, तो जो का 10,000 रुपये पाने का जो दावा है वह अनियोज्य दावा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऋण जो है प्रतिभूत है, प्रतिभूत ऋण है, क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पे गारंटी के रूप में दी गई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं जिन्हें हम जो है अनियोज्य दावा के अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसे मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का जो दावा है यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ जो महिला है यह अपने पति से दावा करती है कि उसको जो है मेहर की जो रकम है उसको वापस की जाए। इसी तरह से बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय धन का दावा है, बकाया किराए के भुगतान का दावा है, भविष्य में देय किराए की राशि का दावा, अग्रिम धन की वापसी का दावा, माल क्रय करने की संविदा के अंतर्गत लाभ का दावा।
और एक विघटित जो भागीदारी फर्म है अर्थात जो पार्टनरशिप की फर्म है उसमें भागीदारी का लेखा जोखा प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित करने का जो अधिकार है, ऐसा अधिकार भी अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएगा। और विक्रय निरस्त होने पर विक्रय मूल्य वापस प्राप्त करने का अधिकार, लॉटरी में भाग लेने का अधिकार, भविष्य निधि और भागीदारी का अंश। तो ये जो सारे जो दावे हैं या अधिकार हैं यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से दावे हैं या कौन कौन से अधिकार हैं जिन्हें अनियोज्य दावा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो जैसे है संविदा भंग की स्थिति में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, तो यह अनियोज्य दावा नहीं है। अंतर्वर्ती अंतःकालीन लाभ और मध्यवर्ती जो लाभ का दावा है यह भी अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आते हैं। कॉपीराइट है, किसी कर्ज की डिक्री हो गई है न्यायालय से, या निर्णीत ऋण है कोई जिसके अर्थात इसका तात्पर्य है निर्णीत ऋण से कि कोई कर्ज है जिसके संबंध में न्यायालय ने जो है निर्णय दे दिया है, डिक्री पारित कर दिया है कि उसको दिया ही जाना चाहिए, तो वह भी अनियोज्य दावा नहीं होगा क्योंकि उसको दिलाया जाना वह न्यायालय की डिक्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कोई बंधक ऋण है तो वह भी अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आएगा। मध्यवर्ती लाभ का दावा है, कोई डिक्री है, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार, तो ये जो सारे अधिकार हैं यह जो है अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप इस प्रकार से इन सारे तत्व जितने हैं इनको याद रखेंगे तो ये सारे प्रश्न इसी में से आएंगे। इसके बाहर जो है कहीं बहुत कम संभावना है कि इसके बाहर जो है ऑप्शन कहीं बना के वो पूछे, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और चूँकि इसके पहले भी हमारा वीडियो जो है एक MCQs के रूप में ही TPA पर उपलब्ध है, तो उसमें कई लोगों के लिए कन्फ्यूजन था कि कौन से जो दावे हैं वो अनियोज्य दावा नहीं है या है। चूँकि उसमें हमने इतना विस्तार से नहीं समझाया था, उसमें हमने केवल MCQs को केवल सॉल्व कर दिया था, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यह वीडियो ज़रूरी भी था। और आप जो है इसके माध्यम से आप अगर रिवीजन कर लेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इससे अनियोज्य दावा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया है, आप इन सबको जो है देखिए, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिवाइज किए गए हैं बार बार। तो अब अंतःकालीन लाभ का जो दावा है या मध्यवर्ती दावा है तो यह जो है अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसके अलावा जीवन बीमा से निगम से बीमा की राशि प्राप्त करने का अधिकार है, भविष्य में देय की बकाया की धनराशि है, और जो भागीदारी भंग होने पर उसका हिस्सा या लेखा प्राप्त करने का अधिकार, तो ये जो तीनों अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अंतःकालीन लाभ का जो दावा है यह अनियोज्य दावा नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावा नहीं है, तो इसमें से मध्यवर्ती लाभ का जो दावा है यही अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी बकाया किराए का जो दावा है, भागीदारी में अंश है, पेशगी धन की वापसी का दावा है, तो ये सारे अनियोज्य दावे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नुकसानी के लिए वाद का अधिकार, यह किस प्रकार का अधिकार होगा, तो नुकसानी के लिए वाद लाने का जो अधिकार है वह अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावा है, तो इसमें से जो मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का जो दावा है यह जो है अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो है अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार, मध्यवर्ती लाभ का दावा और कॉपीराइट, तो यह जो है अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावे हैं, तो इसमें से अनियोज्य दावे हैं, पहला है कि भागीदारी में अंश, तो यह अनियोज्य दावे के अंतर्गत आता है। और एक डिक्री जो है यह अनियोज्य दावा नहीं होती है। और किराए के बकाये के लिए जो दावा होता है यह भी अनियोज्य दावा होता है। और संविदा भंग हेतु नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार, तो यह अनियोज्य दावा नहीं होता है। तो इस प्रकार से 1 और 3 जो है यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावा नहीं है, तो यहाँ पर बकाया किराए के लिए जो दावा होता है यह अनियोज्य दावा होता है। और फर्म में भागीदारी का जो अंश प्राप्त करने का अधिकार है यह भी अनियोज्य दावा होता है। और
व्यापार से फायदे का अधिकार, यह भी अनियोज्य दावा होता है। और एक ऐसा कार्य जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो, अर्थात गारंटेड हो, अर्थात सिक्योर्ड हो, तो वह अनियोज्य दावा नहीं होगा, क्योंकि अनियोज्य दावा की यही शर्त है कि जो संपत्ति है वह अनसिक्योर्ड हो, अर्थात प्रतिभूत न हो, तो वह जो है अनियोज्य दावा होगी। लेकिन यहाँ पर प्रतिभूत है तो यह अनियोज्य दावा नहीं होगी। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अनियोज्य दावा नहीं है। तो इसमें से जो है भागीदारी का हिस्सा, पेशगी को जो धन है उसको वापस पाने का जो दावा है, और किराए के बकाये का दावा, तो ये जो तीनों जो है यह अनियोज्य दावे के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कॉपीराइट या प्रतिलिप्याधिकार जो है यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आता है। के अंतर्गत निम्न में से कौन अनियोज्य दावा नहीं है? तो यहाँ पर जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, तो यह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आता है। और दूसरा है डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात ऐसा जो धन है जिसको प्राप्त करने के लिए डिक्री जारी कर दी गई है न्यायालय के द्वारा, तो यह जो है अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी किराया प्राप्त करने का अधिकार है और भरण पोषण का दावा, तो यह जो है अनियोज्य दावे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अनियोज्य दावा नहीं है? तो इसमें से पहला है कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय ने डिक्री दे दी है, तो यही अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयोजन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है अंतःकालीन लाभ अनियोज्य दावा, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंतःकालीन लाभ जो है यह अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आता है। और इसके अलावा ये जो बाकी 2, 3, 4 हैं, जैसे मुस्लिम पत्नी का अदत्त मेहर का दावा, यह अनियोज्य दावा है। अनसिक्योर्ड डेप्थ अर्थात अप्रतिभूत ऋण जो है यह भी अनियोज्य दावा होता है। और माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ जो है यह भी अनियोज्य दावा होता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण शब्दावली से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है तात्पर्य है दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित की मान्यता नहीं देता है। तो यह जो है किस बात की मान्यता नहीं देता है? तो यह जो है वास्तविक नोटिस की मान्यता देता है, विवक्षित नोटिस की भी मान्यता देता है, लेकिन पूरे संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस की यह मान्यता नहीं देता है। अर्थात पूरे संव्यवहार के अंतर्गत जो सूचना है उसके संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो नोटिस से तात्पर्य सूचना है, जिसे जो है बताया गया है धारा 3 के अंतर्गत जो परिभाषा खंड है या निर्वचन खंड, तो इसके अनुसार जो है जो सूचना होती है या नोटिस होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो निश्चित या वास्तविक नोटिस हो गई, दूसरा है विवक्षित या अवास्तविक या इनडायरेक्ट जो है सूचना कोई होती है तो वह होती है, लेकिन पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस के संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब अगर आप देखेंगे कि कोई सूचना वास्तविक है या निश्चित सूचना है, वह कब कही जाएगी? तो जबकि किसी बात का किसी व्यक्ति को निश्चित ज्ञान हो या निश्चित ज्ञान स्वयं संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा कराया जाना चाहिए या निश्चित ज्ञान उसी संव्यवहार में प्राप्त होना चाहिए, तो उसे ही वास्तविक नोटिस कहा जाएगा। और विवक्षित या प्रलक्षित या इनडायरेक्ट जो सूचना कब कही जाएगी? जबकि जो जिस व्यक्ति को सूचना होनी चाहिए वह जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक उसकी सूचना पाने से जो है अवहेलना कर देता है या घोर उपेक्षा करता है, या पंजीकरण है या वास्तविक उसको कब्जा प्राप्त है या जो है उसके एजेंट को कोई सूचना प्राप्त होती है, तो यह मान लिया जाता है कि विवक्षित रूप से इसको भी दूसरे पक्षकार को भी सूचना मिल गई है। तो इन दोनों बातों के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? तो अभी हमने देखा है कि सूचना की परिभाषा धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलक्षित सूचना नहीं है? तो
प्रलक्षित सूचना तब मानी जाती है जबकि कोई व्यक्ति घोर उपेक्षा करता है, पंजीकरण है करता हो गया है उस दस्तावेज का और वास्तविक कब्जा है, तो यह माना जाएगा कि जो है उसे विवक्षित सूचना प्राप्त हो गई है। लेकिन अगर उसे निश्चित ज्ञान है तो इसे प्रलक्षित सूचना के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि इसको वास्तविक सूचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अनुप्रमाणित शब्दावली से क्या तात्पर्य है। तो अनुप्रमाणित को जो है धारा 3 के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया है और अनुप्रमाणित से जो तात्पर्य है यह 2 या अधिक साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक लिखत के वैध अनुप्रमाणन हेतु यह आवश्यक है कि पहला है, प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो, तो यह कथन सही है। दूसरा है, निष्पादक ने अनुप्रमाणक साक्षी को लिखत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, तो यह भी सही है। और तीसरा है, जो प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हो, तो ऐसा जो है सभी जो कथन है वो सही हैं। नेक्स्ट है, धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिखत निम्नानुसार परिभाषित है। तो अर्थात यहाँ पर लिखत से क्या तात्पर्य है, जो लिखत की परिभाषा दी गई है, तो लिखत से तात्पर्य है अवसीयती लिखत। नेक्स्ट है, तिलकधारी बनाम खेदन लाल। तो तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का जो केस है वह किससे संबंधित है, तो यह जो है धारा 3 के अंतर्गत जो सूचना शब्द को परिभाषित किया गया है, तो यह सूचना से संबंधित है। और इस केस में यह निर्णय दिया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन है वह सूचना है या नहीं है, यह जो है एक जो है विधि का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तथ्य का प्रश्न है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं 5 से लेकर धारा 37 तक के जो प्रावधान है वह किस पर लागू होते हैं। तो ये जो प्रावधान है धारा 5 से 37 तक के, ये जंगम और अस्थावर अर्थात चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होते हैं। लेकिन जब धारा 38 से लेकर धारा 53A तक को देखेंगे तो यह जो प्रावधान है केवल अस्थावर अर्थात अचल संपत्ति के मामले में ही लागू होते हैं। और धारा 5 से लेकर धारा 53(1) तक के जो है ये प्रावधान जो है अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति अंतरण शब्द को परिभाषित किया गया है। तो संपत्ति अंतरण को धारा 5 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार जो संपत्ति अंतरण जो होता है वह किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा एक या अन्य अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को किया जा सकता है और ऐसा जो अंतरण है वह वर्तमान में हो सकता है या भविष्य में किया जा सकता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कौन अंतरण है। तो यहाँ पर जो है यह भार है, यह अंतरण नहीं होता है, बंटवारा भी अंतरण नहीं है, समर्पण भी अंतरण नहीं है, लेकिन यह ऋण का जो अंतरण है यही अंतरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस में यह कहा गया कि किराएदार के द्वारा किया गया जो परित्याग है वह अंतरण नहीं है। तो ऐसा जो निर्णय है वह माखन लाल साहा बनाम NN अधिकारी अर्थात नागेंद्रनाथ अधिकारी का जो केस है, इसमें कहा गया था कि जो किराएदार है उसके द्वारा अगर संपत्ति का परित्याग किया जाता है, अर्थात एक ये मकान है और इस मकान का एक हिस्सा जो है यह किराएदार के कब्जे में है, इसमें किराएदार रहता है और बाकी में मकान मालिक रहते हैं। और जब यह किराएदार इस मकान को छोड़ देता है तो ऐसा इसका जो परित्याग है इस मकान का यह अंतरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त संपत्ति जो है मकान मालिक को प्राप्त नहीं होती है। तो यह जो है इसीलिए अंतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि विभाजन जो है यह संपत्ति का अंतरण नहीं है। तो विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है यह कहा गया था VN सरीन बनाम अजित कुमार के केस में, और परित्याग का अंतरण नहीं है यह कहा गया था माखन लाल साहा बनाम नागेंद्रनाथ अधिकारी के केस में। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कार्य द्वारा किया जाता है, तो यह कथन सही है। और दूसरा है,
संपत्ति का अंतरण सामान्यतः एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है, तो यह भी सही है। और तीसरा है उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं है, तो संपत्ति का अंतरण लिखे बिना भी किया जा सकता है, तो यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन हैं, 1 2 3 ये सही हैं। चौथा कथन यह है कि संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा, तो यही जो चौथा कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि जो अंतरण होता है वह जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है और इसका जो प्रभावी होना है, प्रवर्तन है, वह जीवित व्यक्ति के दौरान ही उसे किया जाएगा, मरने के बाद नहीं। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है अंतरण कहा जाएगा एक भूमि के एक भाग पर सुखाधिकार के अनुदान, तो यह सुखाधिकार का जो अनुदान होता है यह अंतरण नहीं होता है। और दो चीज़ों का जो विनिमय है यह अंतरण होगा, क्योंकि इसे जो है धारा 118 के अंतर्गत बताया गया है टीपीए में। पारिवारिक समझौता है यह भी अंतरण के अंतर्गत नहीं आता है। और अचल संपत्ति पर जो विधि द्वारा कोई भार का सृजन किया जाता है तो यह अंतरण के अंतर्गत आएगा, और इसके बारे में प्रावधान धारा 100 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 और 4 जो है यह अंतरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं, क्योंकि धारा 5 के अनुसार जो संपत्ति का अंतरण है केवल जीवित व्यक्तियों के बीच ही किया जा सकता है। तो जीवित व्यक्ति इसमें कौन कौन से माने जाएंगे, तो एक कंपनी होती है जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आती है, संगम भी आता है और व्यक्तियों का निकाय भी आता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों हैं कंपनी, संगम और व्यक्तियों का निकाय, यह जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन जीवित व्यक्ति की शब्दावली में कौन शामिल नहीं है। तो कंपनी है, संगम है और व्यक्तियों का निकाय है, तो ये तो व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनको संपत्ति अंतरित की जा सकती है। लेकिन एक मूर्ति है यह जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, और इसीलिए जो है जीवित व्यक्ति के पक्ष में ही अंतरण किया जा सकता है, और जो मूर्ति है वह जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए मूर्ति के पक्ष में किसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो मूर्ति होती है वह एक लीगल पर्सनालिटी होती है, अर्थात विधिक व्यक्ति होती है, लेकिन यह जीवित व्यक्ति नहीं होती है। और इसके संदर्भ में एक केस है असरफी देवी बनाम प्रेमचंद का केस है, 1971 का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और इसी कोर्ट केस में जो है निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि जो मूर्ति है वह जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण में क्या शामिल है। तो संपत्ति के अंतरण के अंतर्गत जो है विभाजन नहीं आता है, समर्पण भी नहीं आता है, पारिवारिक समझौता भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसमें से ये तीनों में से कोई भी जो है संपत्ति अंतरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब कौन कौन से व्यवहार संपत्ति के अंतरण के अंतर्गत अर्थात ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात अगर ये ऐसा संव्यवहार जो है या ऐसा जो कार्य किया जाता है तो इसे यह नहीं माना जाएगा कि यह संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। तो जैसे है विभाजन किया जा रहा है या बंटवारा किया जा रहा है, पारिवारिक व्यवस्था है और पारिवारिक समझौता है, निर्मुक्ति विलेख है, त्याग है, समर्पण है, सुखाधिकार है और भार है, तो ये जो सारे हैं ये संपत्ति के अंतरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात ऐसा जो संव्यवहार है या ट्रांजैक्शन है यह संपत्ति अंतरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब ही आपके दिमाग में कन्फ्यूजन उठेगा कि ये अभी हमने बताया कि भार जो है यह संपत्ति अंतरण के अंतर्गत आता है, धारा 100 में जो बताया गया है। तो धारा 100 के अंतर्गत भार जो है तभी आएगा जबकि वह विधि के द्वारा किया गया हो, अन्यथा जो है कोई भार संपत्ति अंतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत, प्रतिभूत या अवधारित हो, तो इसे जो है अंतरित नहीं किया जा सकता है। और इसके संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और 6 में यह बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है या कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिनको अंतरण किया जा सकता है। तो इसमें जो है जो भावी भरण पोषण का अधिकार होता है इसे अंतरित नहीं किया जा सकता है।
अब हम देखते हैं कि धारा 6 के अनुसार किन किन संपत्तियों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि धारा 6 में यह बताया गया है कि क्या अंतरित किया जा सकता है। तो इसके बाद जो है आगे कुछ 10 टॉपिक बताए गए हैं, 10 बिंदु बताए गए हैं कि इन बिंदुओं को, इन अधिकारों को या संपत्तियों को छोड़ करके ही किन्हीं अन्य जो संपत्तियां हैं उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उसमें जो 10 अधिकार बताए गए हैं, इसमें है उत्तराधिकार की संभावना, इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। पुनः प्रवेश का अधिकार है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। सुखाधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसा हित जो स्वयं स्वामी के उपयोग तक ही निर्बंधित है, अर्थात केवल वो जो स्वामी है वही उसका यूज कर सकता है, तो ऐसे उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। भावी भरण पोषण का अधिकार, वाद लाने का अधिकार मात्र, लोकपद और वृत्तिकाएँ जैसे पेंशन हो गया, वेतन हो गया, तो जो व्यक्ति उसे प्राप्त करता है उसे ही वह प्राप्त करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और विधि विरुद्ध उद्देश्य या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए अगर कोई अंतरण किया जाता है तो ऐसा भी अंतरण नहीं किया जा सकता धारा 6 के अनुसार। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है वृत्तिकाएँ जो सैनिक को अनुज्ञात हो, अर्थात जो सैनिक के लिए कोई वृत्तिका है, पेंशन है, वेतन है, तो इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। भावी भरण पोषण का अधिकार भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और उत्तराधिकारी होने की संभावना, तो इस प्रकार से इन सभी को जो है अंतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरणीय नहीं है। तो इसमें से निहित हित का अंतरण हो सकता है, समाश्रित हित का अंतरण हो सकता है, लेकिन उत्तराधिकार की संभावना का पर आधारित कोई हित है तो उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या अंतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि क्या अंतरित किया जा सकता है, तो कोई सुखाचार है, इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। मात्र पुनः प्रवेश करने का अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता है, और इसमें से भावी भरण पोषण के अधिकार को भी अंतरित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अंतःकालीन लाभ के लिए जो डिक्री का समनुदेशन है इसका अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। तो पहला है लोकपद, तो इसका जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दूसरा है कि उत्तराधिकार में पाने की संभावना मात्र, तो इसका भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और केवल पुनः प्रवेश करने का अधिकार का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें से किसी का जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है। तो इसमें से अधिष्ठायी स्थल के साथ साथ जो सुखाचार है उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ये घर है और इस घर के साथ जाने के लिए एक मात्र यही रास्ता है, और यह जो है सुखाधिकार के रूप में इसे प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर केवल इस जो सुखाधिकार है इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर जब इस घर को बेचा जाएगा तो इस घर के साथ साथ इस जो सुखाधिकार वाला एरिया है इसका भी जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसीलिए अधिष्ठायी स्थल के साथ साथ सुखाधिकार का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन केवल सुखाधिकार का, केवल इसका जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है। ये और आगे जो है राजनीतिक पेंशन है या वेतन है, वृत्तिकाएँ हैं, तो इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उत्तराधिकार का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, और सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात जो वृत्तिकाएँ हैं इनका भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें से जो है अधिष्ठायी दाय के से पृथक, अभी हमने देखा कि जो दाय है अर्थात जो कोई संपत्ति है उससे लगा हुआ कोई सुखाधिकार है तो केवल सुखाधिकार का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। वाद लाने का अधिकार, तो इसका भी जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। भावी भरण पोषण के अधिकार का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से जो है अनियोज्य दावा है, तो अनियोज्य दावे का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अनियोज्य दावे के बारे में जो प्रावधान है इसके ट्रांसफ़र के बारे में वो धारा 130 के अंतर्गत दिया गया है। अनियोज्य दावे के ट्रांसफ़र के संबंध में जो प्रावधान है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कितने अपवादों को बताया गया है, अर्थात कितने अपवाद हैं। धारा 10 के अंतर्गत यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, बल्कि उसमें धारा 10 जो है अपवाद बताए गए हैं, अर्थात उन 10 संपत्तियों को छोड़ करके बाकी का जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और यही 10 जो हैं इनका अंतरण नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी अचल संपत्ति को अंतरित करने के लिए क्षमता का प्रावधान करती है। अर्थात यह जो प्रावधान करती है कि कौन से व्यक्ति हैं जो अंतरण करने के लिए सक्षम हैं। तो यह प्रावधान जो है धारा 7 करती है। इसके अनुसार जो है जो संपत्ति का अंतरण वही व्यक्ति कर सकता है जो कि संविदा करने में सक्षम हो, पहली बात। दूसरी है कि जो संपत्ति का अंतरण है वह अंतरण करने का हकदार होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हकदार है या वह बयान करने के लिए, उसको अंतरित करने के लिए वह क्या होना चाहिए, अधिकृत हो। अधिकृत का तात्पर्य है कि, और हकदार का मतलब यह है कि यह जो है स्वयं स्वामी के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात स्वामी जो है किसी संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का हकदार होता है। दूसरा है कि अधिकृत है, अर्थात स्वामी के द्वारा इसे एम्पावर्ड किया गया है, जैसे उसका एजेंट है, अधिवक्ता है, तो उसके द्वारा भी जो है अधिकृत किया जाता है कि वह संपत्ति का अंतरण कर दे। और ऐसी जो संपत्ति का अंतरण होता है वह आत्यंतिक रूप से या सशर्त रूप से किया जाता है, जैसा कि विधि के द्वारा विहित हो। तो इन सब बातों के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं होता है। तो अंधा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है और अवयस्क साधु व्यक्ति है, तो यह जो है अपनी संपत्ति को अंतरित कर सकते हैं। लेकिन अवयस्क व्यक्ति जो है वह सक्षम नहीं होता है, क्योंकि जो है धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है कि संपत्ति का ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसा ही व्यक्ति सक्षम होगा जो कि संविदा करने के लिए सक्षम हो। तो संविदा करने के लिए सक्षम होने के लिए जो है अवयस्क व्यक्ति सक्षम नहीं है, इसलिए वह संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अचल संपत्ति का एक सहस्वामी संपत्ति का जो है वैध अंतरण कर सकता है। तो सहस्वामी से तात्पर्य है कि ऐसा जो व्यक्ति है किसी संपत्ति में स्वामी है, अर्थात भागीदार है। एक संपत्ति है, इसमें 2 व्यक्ति जो है भागीदार हैं, ए और बी, तो ये जो है आपस में सहस्वामी कहलाएंगे और इनके में से किसी के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है और ऐसा जो अंतरण होगा वह वैध होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संबंध में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है। तो अनुचित प्रभाव से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति ए है, यह अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है बी को, लेकिन बी इस पोजीशन में है कि वह अनुचित प्रभाव से ए की इच्छा के बिना भी उस संपत्ति को उससे अंतरित करवा सकता है। तो इसमें जो है डॉक्टर और मरीज का संबंध अनुचित प्रभाव में आता है, अर्थात डॉक्टर जो है अनुचित प्रभाव डालकर मरीज से संपत्ति को अपने पक्ष में ट्रांसफ़र करा सकता है। अधिवक्ता और मुवक्किल का संबंध है, मालिक और नौकर का संबंध है, लेकिन ग्राहक और दुकानदार का संबंध जो है यह अनुचित प्रभाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और पूरी उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने में सहायक होगा और यह प्री परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आप इन सभी प्रश्नों को और बार बार अगर देखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे तो आपकी जो क्लियरिटी आ जाएगी और जो भी चीज़ें इसमें छूटी हों आप उनको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।